हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 का। तो कल तक हमने बड़ी सारी सी वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली थी। बहुत सारे से लेक्चर्स हमने देखे थे, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलोनियल इंडिया, कास्ट कन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें हमने शनार कास्ट के बारे में देखा था और जो नायर्स थे हमने उनके बारे में भी आप लोग को बताया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिटिश रूल एंड ड्रेस कोड्स। अभी तक हमने बात करी कि वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा था क्या नहीं। अभी थोड़ा सा इंडिया पे आते हैं, अपने अपने प्यारे देश भारत पे आते हैं। ठीक है, जो ये ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस जो था उसके खिलाफ या फिर उसके सपोर्ट में तो खैर नहीं थे, बट हाँ इन्होंने उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करा उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हम वो जानेंगे क्या ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड रहा हमारे ड्रेसेस को लेकर के। अभी देखो, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं सभी के, ठीक है। तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ क्लोथिंग, मतलब अलग अलग से कपड़े हुआ करते थे। कोई वेस्टर्न स्टाइल में करता था, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आज के टाइम पे देखो, कोई ट्रेडिशनल वेयर पसंद करता है, कोई मॉडर्न पसंद करता है। तो ऐसे उस टाइम पे भी था, कल्चर्स अलग अलग थे, तो क्लोथिंग भी उन सबकी अलग अलग थी। प्लस उन सब के लिए जो उन कपड़ों का मीनिंग था वो अलग अलग था, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट होती थी। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल से समझो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जब यूरोपियन ट्रेडर्स पहली बार इंडिया में आए, ठीक है, तो इंडिया में ना मतलब पहली बार आए, फिर यहाँ पे रहना वहना शुरू करे, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे थे जो कि हैट पहनते थे अपने सर पे। ठीक है, उनको आप टर्बन भी बोल सकते हो, हैट भी बोल सकते हो। अब उनके लिए उन हैट के अलग मीनिंग थे। क्या मीनिंग थे? एक तो वो मतलब अलग दिखते थे, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सिग्निफाई करते थे। टर्बन इंडिया में उसका क्या मतलब था कि वो मतलब मान लो पीजेंट कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे थी, तो जो टर्बन ये लोग वेयर करते थे, वो टर्बन इनको धूप से भी प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, कि हाँ धूप नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, तबीयत ख़राब नहीं होगी। अदरवाइज़ खेतों में काम करने जाएंगे बिना हैट वैट वेयर करे या फिर बिना टर्बन वेयर करे, ठीक है, तो उससे चक्कर वक्कर आ जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, हमारा लिवलीहुड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो ये नहीं चाहिए हमको, तो इस वजह से हम हैट पहनेंगे। बट वहीं पे वो दूसरी तरफ देखोगे ना, तो उनको धूप से भी प्रोटेक्ट कर रही है, रिस्पेक्ट का भी साइन है। और वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसको एज ए रिस्पेक्ट का साइन पहनते थे, तो वो उसको अपनी मर्ज़ी से निकाल नहीं सकते थे। यही टर्बन, यही हैट वेस्टर्न ट्रेडिशन में क्या हुआ करता था, जब वो लोग अपने सुपीरियर्स के सामने जाते थे, ठीक है, तो उसको वो लोग निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो इनके सुपीरियर है, मान लो कोई मतलब कोई मोनार्क हो गया या फिर उनका कोई हेड हो गया, उसके सामने ये लोग जाएंगे तो ये लोग टर्बन या फिर जो हैट इन लोगों ने पहन रखा है वो निकाल देंगे ये लोग। ओके, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये सुपीरियर है, तो इनके आगे हमें जाना है, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है। और एक रिस्पेक्ट शो करने का वो तरीका समझते थे अपने हैट को निकाल देने का। यहाँ पे हुई मिसअंडरस्टैंडिंग। ये जो कल्चरल डिफरेंसेस है, यहाँ पे अच्छी खासी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, और जिस वजह से आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया। ब्रिटिशर्स मतलब हमेशा इंडियन को ऑफेंड करते थे कि ये क्या टर्बन पहने रहते हो, और आप जब कॉलोनियल ऑफिशियल से मिलते हो तो आप उतारते भी नहीं हो। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीनिंग अलग है, वहाँ पे मीनिंग अलग है। और बहुत सारे से ऐसे भी राजे रजवाड़े थे उस टाइम पे जो टर्बन जब पहनते थे अपने सिर पे वो, या फिर हैट वैट पहनते थे, तो अपने नेशनल आइडेंटिटी, मतलब जो ये उनका, आप वो प्रोविंशियल आइडेंटिटी समझ लो या फिर कुछ भी, नेशनल आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, कुछ भी समझ लो, वो उसको शो करने के लिए, अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करने के लिए वो लोग पहनते थे कि हाँ ठीक है हम यहाँ के हैं, तो ये हमारा साइन है, हम इसको नहीं उतारेंगे। और ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती थी। पीजेंट्स वगैरह तो उनको तो फोर्सफुली नॉर्मल सा भी है कि आप समझ सकते हो, उनको फोर्सफुली टर्बन या फिर हैट वो निकलवा ही लेंगे। दूसरी कॉन्फ्लिक्ट क्या हुई? शू को लेकर के हुई। ठीक है, अभी देखना, यहाँ पे मैंने पूरी आपको स्टोरी समझा दी है। दिस कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरी डिफरेंस क्या हुई? शू को लेकर के थी, जूते को लेकर के थी। जब 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग की मैं बात करूँगी, एक मैंडेटरी रूल बना दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, कि वो इंडियन जो अटायर है उसको फॉलो करेंगे, और वो अपने जो फुटवेयर है, जो शूज़ वगैरह है, जब वो अपने रूलिंग किंग्स या फिर चीफ या फिर कोर्ट में जाएंगे तो वो शू को बाहर ही निकाल देंगे, अपने जूतों को बाहर ही निकाल करके जाएंगे। ठीक है, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो कि इंडियन कपड़े कैरी करा करते थे, जो इंडियन कपड़े पहना करते थे, लेकिन अगेन आप देखोगे 1830 में जो यूरोपियंस थे
वो उतना नहीं पहना करते थे इंडियन क्लोथ्स, उनको मना भी कर दिया गया था कि आप पहन सकते हो बट ऑफिशियल फंक्शन जब रहे तो आप अपनी जो आपकी आइडेंटिटी है कल्चरल, आप उसी में आओ, ठीक है। तो यहाँ पे उनको अपनी तो आइडेंटिटी दिख गई कि हाँ हमारी आइडेंटिटी क्या है वो नहीं जानी चाहिए, बट हमारे इंडियंस की नहीं दिखी। एट द सेम टाइम इंडियन से भी ये लोग यही एक्सपेक्ट करते थे कि जब ये आए ऑफिस में तो हाँ ठीक है चलो आप इंडियन ड्रेस कोड में आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने शूज़ को उतार दो अगर आप आ रहे हो तो। आप देखोगे 1824 से लेकर के 1828 वाला जो टाइम पीरियड था वो इन लोग के लिए अच्छा खासा तो नहीं था, बहुत ही वाहियात टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड तो सारे ही ख़राब रहे हैं ब्रिटिशर्स के राज में, लेकिन फिर भी अगर मैं इस वाले टाइम पीरियड की बात करूँ, यहाँ पे गवर्नर जनरल एमहर्स्ट थे, इन्होंने इंसिस्ट करा इंडियंस को कि आप अपने शूज़ को निकालो, क्योंकि मतलब वो लोग ना अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहते थे। तो वो लोग समझते थे कि जो ये ब्लैक है, मतलब ब्लैक का कह के बुलाते थे ना इंडियंस को, तो ये वो लोग हमें इन्फीरियर समझते थे और उन लोगों को लगता था कि ये जब ये हमारे सामने आएगा तो हमसे ये बदतमीज़ी कैसे कर सकता है, हमारे सामने ये नीचे बन के क्यों नहीं आएगा, हमारे सामने ये हम मेरे से इक्वल या फिर हम ब्रिटिशर्स से इक्वल होकर के कैसे आएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने ये जो गवर्नर जनरल हैं, आई थिंक इनवर्स लिखा है यहाँ पे, एमहर्स्ट है, आप स्पेलिंग याद कर लेना, AMHERST, इन्होंने इंसिस्ट करा इंडियंस को कि अपने शूज़ को बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हें हमें रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी और ये रूल्स एंड रेगुलेशन से तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, रूल निकालने को तो निकाल दिया, बट दिस वॉज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, इसको किसी ने उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। बाय द मिड 19th सेंचुरी आप देखोगे जब लॉर्ड डलहाउजी गवर्नर जनरल बने, लॉर्ड तो कहीं के लॉर्ड थे नहीं तो मैं भी लॉर्ड नहीं बोलूँगी, बाय द वे हाँ लिख देना एग्जाम में। जब डलहाउजी गवर्नर जनरल बना तो उसने ना ये और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि हाँ अब अगर आप आओगे आपको शूज़ निकाल के बाहर आना ही पड़ेगा, बाहर रखना ही पड़ेगा शूज़, तभी आप आओगे मेरे सामने। इसको उसने प्रॉपर नाम दिया था शू रिस्पेक्ट रूल, ठीक है। इसको उसने प्रॉपर क्या नाम दिया था, शू रिस्पेक्ट रूल। तो इसने बोला कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आओ या फिर कहीं पे भी अपने रूलिंग किंग, चीफ या फिर कोर्ट के बाहर आओ, उनके सामने आओ, तो आपको अपने शूज़ बाहर निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको पनिशमेंट दी जाएगी, वो भी सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, ओके। अगेन बहुत सारे से इंडियन जो सिविल सर्वेंट थे या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वही समझ लो सिविल सर्वेंट थी, सिविल सर्वेंट तो नहीं, खैर यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट थे सब जो, ठीक है। तो उनको वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते थे ऐसे वाले रूल्स एंड रेगुलेशन से। अच्छा, ये चीज़ें किसके लिए नहीं थी तो ये खैर सबके लिए, बट बहुत बाद में जाके इन लोगों ने बोला कि ठीक है आप इंडियन्स में से जो भी यूरोपियन क्लोथ कैरी करेगा हम उसको इस रूल से आज़ाद कर देंगे, मतलब आप हमारी चीज़ें मानो। अच्छा, क्यों इन लोगों ने क्यों बोला कि यूरोपियन क्लोथ कैरी करेगा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन में हो रखी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ से कपड़े वगैरह बन के आते थे। तो क्योंकि यहाँ का ऑब्वियसली बात है मशीन मेड गुड्स से मशीन मेड है तो उसकी क्वालिटी वगैरह सब ठीक ठाक होती थी। बट दिक्कत ये थी कि यहाँ पे लोग अपना प्रेफर करा करते थे। अभी हम आगे आएंगे स्वदेशी मूवमेंट वगैरह पे, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि ये लोग अपना इंडियन क्लोथ वेयर करना ज़्यादा प्रेफर करा करते थे। तो क्योंकि इन लोग को अपना धंधा पानी बढ़ाना था, नॉट मीन्स धंधा पानी बट फिर भी अपना जो ये बिज़नेस था, इन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस था, इनको वो आगे लेके जाना था। इनको कितने भी पैसे मिल रहे थे, इनको पैसे कम ही पड़ रहे थे। दैट इज़ वाई इन्होंने बोला कि अगर आपने यूरोपियन क्लोथ को कैरी करा है तभी जाकर के आप इस रूल से बच सकते हो, अदरवाइज़ नो। बहुत सारे से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको ये अनकम्फर्टेबल लगा कि ये क्या ही बोल रहा है मतलब। फिर 1862 में ये जो फेमस केस था लाइक डिफेंस ऑफ शू रिस्पेक्ट रूल, ये सूरत के कोर्ट रूम में गया, ठीक है। वहाँ पे कुछ जजेस थे और वहाँ पे कुछ लोग भी थे जिनने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं पहने, हम नहीं उतारेंगे शूज़ वहाँ पे, ठीक है। जज जो बोला, मतलब जब वो कोर्ट के सामने गए, जब जजेस के सामने गए, जब एक केस वेस आया, ठीक है, तो एक इसके लिए प्रॉपर एक केस था, मतलब इसके लिए एक रूम था जिसको लोग बोलते थे कि शू रिस्पेक्ट रूल, मतलब सूरत में कोर्ट रूम था जहाँ पे ये हो रहा था। शू रिस्पेक्ट रूल जो आया था उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ केसेस चल रहे थे। तो कुछ इंडियंस वहाँ पे जाते हैं, फिर बोलते वो कोर्ट के बाहर जाने से पहले उनको, कोर्ट के अंदर जाने से पहले उनको शूज़ को निकालना पड़ता था बाहर, ठीक है। तो उन लोगों ने मना कर दिया, उन लोगों ने बोला कि नहीं हम नहीं निकालेंगे, आप जज हो या फिर कोई भी, मुझसे मतलब नहीं है, हमें हमारे केस से मतलब है, आपको यहाँ पे क्या करना है शूज़ वगैरह निकलवा करके। तो उन लोगों ने मना कर दिया। जज जो था वहाँ पर उसने इंसिस्ट करा कि नहीं आपको शूज़ तो निकालने पड़ेंगे, ये आपका इंडियन वे है
अपना आपका ये इंडियन वे है जिससे कि आप हमें रिस्पेक्ट शो कर सकते हो, अपने सुपीरियर्स को ही आप अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट शो कर सकते हो। बट फिर भी जो भी लोग वहाँ पे गए थे उनने बोला कि नहीं, हम मेरे से ना नहीं हो पाएगा, मेरे से ना हो पाएगा, हम शूज़ वगैरह नहीं निकाल रहे हैं। तो उनको क्या करा गया, उनको बोला गया कि आप अंदर नहीं आ सकते हो, आप कोर्ट रूम में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आप नहीं एंटर कर सकते हो। और फिर उसके बाद में गवर्नर ऑफ बॉम्बे को इनने एक लेटर सेंड करा प्रोटेस्ट का, ठीक है। जो ब्रिटिश थे उनने इंडियंस को इंसिस्ट करके बोला, मतलब इंसिस्ट करा बाद में बहुत जाकर के, वो तो स्टार्टिंग से इंसिस्ट कर रहे थे कि आपको जो शूज़ है ना वो निकालने पड़ेंगे। अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो या फिर कहीं पे भी कुछ भी जा रहे हो, कोर्ट रूम में एंट्री कर रहे हो, आपको शूज़ वगैरह निकालने पड़ेंगे। जो ये कंट्रोवर्सी थी वो फॉलो हुई। जो मतलब जो इंडियंस का जो अर्ज था कि अपना शूज़ वगैरह निकालो, घर से बाहर जाओ तो मीन्स अच्छा अगर रिलीजियस प्लेसेस पे जाओ तो, इससे ना दो क्वेश्चन अराइज हुई। क्या था, पहला तो ये कि प्रॉब्लम था डर्ट का, डर्ट मतलब धूल मिट्टी, ठीक है। क्योंकि जब इन लोगों ने बात नहीं मानी ना तो इन लोगों ने बोला हाँ ठीक है, फिर हम आपको एक सीवियर अगर रूल लेकर के आए जिसकी वजह से आपको शूज़ कभी पहनना अलाउ ही नहीं करा जाए तो फिर इनके मन में दो क्वेश्चन आए। एक तो था डर्ट का, अगर ये लोग बिना शू के रहेंगे या फिर अगर ये लोग कोर्ट रूम में भी बिना शू के एंट्री करते हैं लोग, ऑब्वियसली बात ऐसे कोई रूल आई नहीं कि हाँ हमेशा बिना जूते चप्पल के रहो। बट फिर भी मैं एक बात बता रही हूँ, उन लोग के मन में आया होगा ये बात, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो थे सब वाहियात टाइप के, ये जो अंग्रेज़ थे वो। तो दो प्रॉब्लम इससे अराइज़ हुई कि कोर्ट वोट रूम में जाएंगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे, घर से बाहर भी या फिर घर के अंदर आएंगे बिना चप्पल जूते के, डर्ट होगा, ठीक है। डर्ट होगा, रोड से जितने भी डर्ट्स वगैरह होंगे वो सब घर में आएंगे या फिर वो सारे के सारे कोर्ट रूम में आएंगे, ठीक है। एक तो ये रीज़न था कि वो लोग बोलते थे कि अपने शूज़ वगैरह बाहर निकाल के आओ। और ऐसे स्पेसेस जहाँ पे डर्ट अलाउड नहीं है, जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस हो गया, ठीक है, या फिर कोर्ट रूम हो गया, फिर कहीं पे भी हो गया, तो क्योंकि ये लोग इंडियंस को हमेशा से बैकवर्ड समझते थे, इन लोग को लगता था कि इनमें हाइजीन वगैरह कुछ है नहीं और कुछ भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इन लोग को बोला गया कि हम इस वजह से भी बोल रहे हैं कि आप अपने शूज़ बाहर निकाल के आओ, क्योंकि आप लोग हमेशा काम वाम करते हो, शूज़ वगैरह पहन के आओगे, ये रिलीजियस प्लेस है। और ये लोग अपने कोर्ट रूम को भी ऑब्वियसली बात है ढंग का प्लेस ही मानते थे, एक सेक्रेट प्लेस मानते थे, ठीक है। तो वो लोग बोलते थे कि ये जो हमारा जो रिलीजियस प्लेस है वो तो अलग, बाकी जो हमारा कोर्ट रूम है हम आपको इसलिए मना कर रहे हैं कि वो आप लोग जो शूज़ वगैरह पहन के आते हो उससे डर्ट आती है, रोड की सारी गंदगी आप लोग अंदर लेकर के आओगे, जो कि ये हाइजीनिक नहीं है। सेकेंड जो ये था, जो लेदर शूज़ थे, लेदर शूज़ वो लोग उसको ना पल्यूटिंग एजेंट होता है, वो लोग उसके तरह उसको देखते थे लेदर शूज़ को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी इस टॉपिक में आगे चलते हैं। आगे बस ये वाला सीन था यहाँ पे कि उन लोगों ने फोर्स करा इंडियंस को कि आप ये रिचुअल करो, रिचुअल ही कहा जाएगा इसको, ऑब्वियस सी बात है। ये कौन सा रिचुअल है कि अगर आप किसी जज के सामने, अगर आज कोई बोल दे कि आप जज के सामने जा रहे हो तो आपको अपने शूज़ निकालने पड़ेंगे, कोई निकालेगा? आज के टाइम पर रिवॉल्ट हो जाएगा अच्छा खासा कि ये क्या तरीका, ये क्या चीज़ है कि हम लोग शूज़ क्यों बाहर निकालें। और बेसिकली जो वो लेदर शूज़ होते थे वो लोग उसको पल्यूटिंग एजेंट की तरह इसलिए समझते थे क्योंकि जब वो लेदर के शूज़ अगर आप ज़मीन पे चलोगे ना तो उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाएगी, क्योंकि पीछे डिज़ाइनिंग्स होंगी। और डिज़ाइनिंग्स तो मतलब हो सकता है ना कोई सा भी डिज़ाइन हो, बहुत लोग अलग तरीके के लेदर शूज़ पहनते थे तो उसके अंदर मिट्टी वगैरह फंस जाती थी, इसलिए उसको वो लोग बोलते थे कि नहीं ये तो पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। आप देखोगे बहुत ज़्यादा साल लग गए ये जो शूज़ पहन करके एंट्री मिलने में हमारे इंडियंस को। अभी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। डिज़ाइनिंग द नेशनल ड्रेस, जैसे देखो जैसे जैसे नेशनलिज्म वाली फीलिंग अराइज़ हो रही थी इंडिया में, रोज़ ही बोलेंगे पास्ट की बातें तो ठीक है, बट फिर भी समझ लो कि जैसे जैसे ये फीलिंग आ रही थी इंडियंस में, कब आई जरा बताना, तो 19वीं सेंचुरी के कौन से वाले टाइम पीरियड में आई, ठीक है। तो इंडियंस जो थे ना उन्होंने जितने भी उनके कल्चरल सिम्बल्स थे, क्योंकि उन लोगों को ये पता चल गया था कि हमारा जो एंशियंट कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो हमारे लिए बेस्ट है। तो अगर हम उसी को सिम्बलाइज़ करें, तो अगर हम उसी को सिग्निफाई करें, तो अगर हम अपने कल्चरल चीज़ों को सामने लेकर के आएँ और उसके थ्रू हम लोगों को मैसेज दें कि हम एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना कि इंडिया को इन लोगों ने डिवाइड कर रखा था, बहुत सारे टुकड़ों में बांट रखा था सबको, अब अलग अलग रूमर्स फैला के डिवाइड कर रखा था, भड़काने वाला काम, वही काम कर रखा था इन अंग्रेज़ों ने। तो जैसे जैसे इन लोगों में नेशनलिज्म वाली फीलिंग आती है, मैं पैन इंडिया की बात कर रही हूँ, बाय द लेट 19वीं सेंचुरी, ठीक है, मतलब ये हुआ था बाय द लेट 19वीं सेंचुरी। उस टाइम पे इंडियंस के दिमाग में ये आया कि अच्छा क्यों ना हम अपने कल्चरल सिम्बल्स को यूज़ करें
और जिससे अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, हम एंशिएंट टाइम से साथ में हैं, हम एंशिएंट टाइम से एक हैं, तो हमें आज भी एक होकर के ही रहना चाहिए, और वो एक यूनिटी ऑफ नेशन की तरह वो सामने आएगा। आर्टिस्ट लोगों ने क्या करा, इसको कैसे देखा, नेशनल स्टाइल ऑफ आर्ट। जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमारा आर्ट ही है तो हम आर्ट के थ्रू लोगों को पैट्रोनाइज़ करेंगे। जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि क्या चल रहा था क्या नहीं, ठीक है। आर्टिस्ट लोगों को ये लगा। जो पोइट्स थे उन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखे, ठीक है। फिर बाद में वहाँ पे अब बहुत टाइम बाद आप देखोगे एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब नेशनल फ्लैग के डिज़ाइन को लेकर के वहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि कैसा डिज़ाइन रहेगा कैसा नहीं, क्योंकि जो नेशनल ड्रेस के लिए जो सर्च था, मतलब वो लोग बहुत सारे से सिम्बॉलिक वेज ढूंढ रहे थे ना, तो एक अच्छी खासी सी डिबेट हो रखी थी कि नेशनल फ्लैग पे डिज़ाइन क्या रहेगा, ठीक है। और ये लोग चाहते थे कि इनका कोई नेशनल ड्रेस भी हो जिसके थ्रू लोगों में और भी ज़्यादा यूनिटी आए कि हम इंडियंस हैं तो हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। सेल्फ कॉन्शियस जो होता है ना, या फिर आप समझ लो कि एक तरीके से ये लोग इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे कि इन लोगों में अब खुद ही करेज आ गया था कि नहीं, अब नहीं सहना है, अब इसके आगे कुछ तो कुछ करना है। और अभी जैसे कि मैंने बताया, नेशनल ड्रेस ये लोग चाहते थे कि कोई तो एक नेशनल ड्रेस हो, तो उसके लिए जो टैगोर फैमिली थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर, आपने नाम तो बहुत बार सुन रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। अगर इनके बारे में आप जहाँ से भी गूगल करो, विकीपीडिया करो, इनके बारे में सर्च करो, और फिर जो भी आपको चीज़ें सही लग रही हैं, सही तो ऑब्वियस सी बातें लगेंगी, कभी ना कभी तो पेपर में आ ही सकता है, तो आप इनके बारे में पढ़ लिया करो। जैसे कि मैं जिस पर्सनालिटी का नाम बता रही हूँ, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, तो अगर टाइम मिले तो, अगर अपना भला चाहते हो तो या तो वाईशायस पे वो वाली वीडियो पढ़ी होगी किसी न किसी पर्सनालिटी की, आप वहाँ से देख लिया करो, या फिर आप गूगल या फिर विकीपीडिया कर लिया करो कि इनका जो नेशनल मूवमेंट रहा है हमारा, उसमें रोल क्या रहा है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल से हो तो आपको ही करना पड़ेगा, अदरवाइज स्किप कर दो, कोई बात नहीं है। तो जो ये टैगोर फैमिली थी बंगाल की, इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा, ठीक है। और इन्होंने दोनों मेन एंड वेमेन के लिए इंडिया में एक नेशनल ड्रेस को बनाने का सोचा, मीन्स उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने कहा कि हम इंडियन और यूरोपियन ड्रेस को कंबाइन करके पहन रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम इंडिया में अपने इंडियन ड्रेस को पहने तो जो कि हिंदू और मुस्लिम ड्रेस से कंबाइंड हो, ठीक है। तो छापकान एक ड्रेस इन्होंने ऑर्गेनाइज़ क्या करा, मतलब इन्होंने बोला था कि चलो ठीक है, हम इंडियंस और यूरोपियन ड्रेस को पहनते हैं, बट उसकी जगह पे हम ऐसा ड्रेस पहनेंगे जो कि हिंदू और मुस्लिम के ड्रेस एलिमेंट से कंबाइन होकर के बनता हो, ठीक है। तो जो ये छापकान था, छापकान मतलब क्या होता था, एक लॉन्ग बटन कोट होता था, मतलब कोट है, बहुत लंबा सा कोट है, उसमें बटन्स लगे हुए हैं। आपने कहीं पे देखा होगा, आई थिंक जवाहरलाल नेहरू जी की पिक में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो गूगल कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो छापकान था, इनको लगा कि ये जो मेन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ये जो छापकान है, ठीक है। बात करें अगर वहीं वुमेंस की, तो इन द लेट 1870 में एक वुमेन थी, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, उनकी वाइफ ही थी ये। अब बताओ, सत्येंद्रनाथ टैगोर अगर आपको पता हो, चलो मैं बता देती हूँ, अगर आपको पता हो तो ये इंडियन सिविल सर्विसेज के पहले इंडियन मेंबर रहे थे। क्योंकि पहले क्या था, इस बारे में भी बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है, कभी स्पेक्ट्रम वाली सीरीज़ अगर वाईशायस पे होगी तो आप उसको पढ़ना, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इनकी स्टोरी तो नहीं है, खैर स्टोरी तो मिथ होता है, बट फिर भी ये एक स्टोरी नहीं है। इन्होंने सिविल सर्विसेज में कैसे उस एग्ज़ाम को पास करा, क्या नहीं करा, अगर वाईशायस पे वीडियो होगी तो आप लोग देख लेना, अदरवाइज़ आप लोग गूगल कर लेना, वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी बस इतना समझो कि क्योंकि मैं जितना हो सके उतना इलाबोरेट वे में करवा रही हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता है पॉसिबल। और जो इम्पॉर्टेंट है मैं सब कुछ बता दे रही हूँ, तो अगर जीएस के पर्सपेक्टिव से देखो तो हाँ ठीक है, समझ सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बाकी सफिशेंट ये किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। तो ये जो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनकी जो वाइफ थी, पहले मेंबर थे ये इंडियन सिविल सर्विसेज के। जब ये बॉम्बे से कलकत्ता रिटर्न हुए तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने पारसी स्टाइल ऑफ वियरिंग साड़ी अडॉप्ट करी थी, जो कि अपने लेफ़्ट शोल्डर पे इन्होंने पिन कर रखा था ब्रूच के साथ में, और ब्लाउजेस एंड शूज़ को इनने कैरी करा था। और इनका जो ये अटायर था वो बहुत जल्दी फेमस हो गया, और जो ब्रह्मो समाज था, वहाँ की जितने भी विमेंस थी, ठीक है, उन्होंने सारी की सारी इनका जो ये अटायर था वो अडॉप्ट कर लिया, और बाद में ये इनका जो अटायर है इसको नाम दिया गया ब्रह्मिका साड़ी। ये जो स्टाइल है इसको एक्सेप्टेंस मिला, मतलब हाँ बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट करा इसको। आप यूपी में भी देखोगे, उस टाइम की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र, यूपी,
अलग अलग जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के थे उन्होंने भी अडॉप्ट करा। जो होता है ना कि हम अलग से हैं तो हम हिंदू हैं तो हम ये क्यों अडॉप्ट करें, हम मुस्लिम हैं तो हम ये क्यों अडॉप्ट करें, बट नहीं। मैं अगर हिंदू में की बात करूँ तो हिंदू में अलग अलग जो कम्युनिटी थी उन सब में सारी वुमेंस ने जो ये पारसी स्टाइल ऑफ वेयरिंग साड़ी थी इसको उन लोगों ने अडॉप्ट करा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे 2-3 वीडियोस और आएंगी, ठीक है। आराम से चलते हैं, थोड़ा सा अभी इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है तो आराम से चलते हैं। 2-3 वीडियोस और आएंगी, फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, देन अगेन आपका ये बुक भी ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को एंड करने से पहले लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन। तो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। सर के आप इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो, आप सर को मेल भी कर सकते हो, बट आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप सर को व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। वाइशाइस के बहुत सारे से बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर करा है, आप सर को पूछ लेना। मेंस भी आने वाला है, उसके भी रिज़ल्ट्स हम बताएंगे आपको, बट आप एक बार आप सर को मैसेज कर लो। यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बनी है, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है गाइस। सो हरी अप, लेट मत करो, बेनिफिट आपका ही होगा। एंड जल्दी इस बुक को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।